साथियों नमस्कार। आज से टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 8 है और यह सभी प्रश्न पिछले वर्षों में हुई एसएससी जीडी की परीक्षाओं से लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मेरे जिस भी साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब भी आप प्रैक्टिस सेट की क्लास लेते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करें, क्योंकि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ तो उसे नोट करते रहें। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951, 1952, 1948 और 1950। तो साथियों, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट है। और तो 1951 में जो संशोधन हुआ था, जो पहला संविधान संशोधन था, जो कि भूमि संबंधी जो 9वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया था। और उस टाइम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो भूमि संबंधी जो 9वीं अनुसूची थी वो क्या थी? वो साथियों जमींदारी प्रथा उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने के लिए तो यह अनुसूची जोड़ी गई थी। और दूसरा साथियों 1952 में ही प्रथम आम चुनाव शुरू किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? पहले राज्य दे रखे हैं, उसके बाद उनकी नृत्य शैली दे रखी है। पंजाब मोहिनीअट्टम, असम कथकली, महाराष्ट्र कुचिपुड़ी और उत्तर प्रदेश कथक। यहाँ हमको सही जोड़ा देखना है। तो साथियों, जो पंजाब का मोहिनीअट्टम नहीं है, पंजाब का गिद्दा होता है। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है, इसलिए गलत हुआ। तो साथियों, जो कथकली जो होता है वो केरल का होता है। और कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश की है। और कथक उत्तर प्रदेश। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो यहाँ आप नोट करेंगे मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक यूपी का। चलिए पंजाब का गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 3, उस्ताद अहमद अली खान किससे जुड़े हुए हैं? सितार से, गिटार से या तबला या सरोद? तो उस्ताद अहमद अली जो हैं वो प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं। तो साथियों, प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे? तो प्रसिद्ध तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। तो प्रसिद्ध गिटार वादक कौन थे? तो प्रसिद्ध गिटार वादक थे सोनम शेरपा। और प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे? तो प्रसिद्ध जो सितार वादक थे वो थे पंडित रविशंकर। इन सबको आप नोट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैंकों में जमा राशि का अधिकतम उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऋण देने, गारंटी, ब्याज और शेयर बाजार। तो जो अधिकतम जो राशि होती है बैंक में, जो लोग राशि जमा करते हैं, धन जो जमा करते हैं, उसका प्रयोग बैंक जो है वो ऋण देने के लिए करती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरहदी गांधी या सरहद के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, अशफाक उल्ला खां को, अब्दुल गफ्फार खान को
और ऊधम सिंह को। तो राष्ट्रीय आंदोलनों में सरहद के गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी आपका राइट है। तो साथियों, यहाँ पर हम उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा गांधी की जो उपाधियाँ हैं वो हैं महात्मा, और महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और कब कहा था? 1915 में। महात्मा गांधी उपाधियाँ हैं मलंग बाबा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, अर्धनंगा फकीर, सेवाग्राम का संत, और बंगी शिरोमणि, केसरी हिंद, और देशद्रोही फकीर, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और बापू कहा था C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने ही महात्मा गांधी को बापू कहा था। ऊधम सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम, और जो कि भारत सरकार ने ये उपाधि दी थी। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गहन उद्योग है? मक्का, चाय, दलहन और गेहूँ। तो साथियों, जो गहन उद्योग क्या होता है? गहन उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें अधिकतम श्रम की आवश्यकता होती है, तो वो गहन उद्योग कहलाता है। तो ऐसा उद्योग कौन सा है? ऐसा उद्योग है चाय, जिसमें कि अधिकतम श्रम हाथों के द्वारा या शारीरिक श्रम सर्वाधिक होता है, वो गहन उद्योग कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, गिरमिट या मजदूर कौन होते हैं? ऑप्शन ए, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए काम करता है, अफ्रीकी गुलाम, अवैतनिक मजदूर और बाजार से खरीदा गया श्रमिक। तो गिरमिटिया जो मजदूर होता है वो है ऑप्शन ए, वह मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए काम करता है, वो गिरमिटिया मजदूर कहलाता है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर 2018 किसे चुना गया? ऋषभ पंत को, शिखर धवन को, राहुल शर्मा, विराट कोहली। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर 2018 चुना गया है ऋषभ पंत को। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जब बल दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है तो कहलाता है प्रतिरोध, प्रेरणा, संवहन और घर्षण। तो जो बल दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है वो कहलाता है प्रतिरोध, घर्षण। तो जैसे कि घर्षण के कारण हम कॉपी पर लिख सकते हैं, घर्षण के कारण जो भी वाहन है वो रोड पर चलते हैं। वो बल दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अगर गति का विरोध नहीं करेगा तो क्या आप चल पाओगे ज़मीन पर? तो चल नहीं सकते हो, ना आप लिख सकते हो, ना वाहन चल सकते हैं। तो इसका आंसर है घर्षण। अब साथियों, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई रुकावट, वो कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक होता है O। अब साथियों, संवहन क्या होता है? संवहन होता है ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण, उसे ही संवहन कहा जाता है। तो जैसे कि कोई भी गर्म वस्तु के पास अगर हम ठंडी वस्तु रख दें
तो ठंडी वस्तु धीरे धीरे गर्म हो जाती है, इसे ही संवहन कहा जाता है। ये किस कारण होती है? संवहन के कारण ही दूसरी वस्तु धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। खालिस्तान पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ, काराकोरम और शिवालिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। तो हम अरावली की पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। अरावली जो है वो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। और ये जो है अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक जानी जाती हैं, जो कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में राजस्थान को काटती हैं। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो साथियों, अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं वो है बनास है, लूनी है, साबरमती है, ये निकलती हैं। तो शिवालिक, अब शिवालिक से क्या होता है? शिवालिक से घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। चलिए जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम? सिरका, फिटकरी, ओलियम और इनमें से कोई। तो जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर सिरका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। तो यहाँ पर हम फिटकरी को जानते हैं। अब साथ ही फिटकरी क्या होती है? फिटकरी को रासायनिक जो नाम है वो है पोटास एलम। पोटास एलम के रूप में भी फिटकरी को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 10, 11, 12 और 13। तो साथियों, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। तो जो पहला जो संविधान बन के तैयार हुआ था 1949 में, तो उस टाइम भारत के संविधान में 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची पर कब जोड़ी गई? तो साथियों, 9वीं अनुसूची जो है वो 1951 में जोड़ी गई थी, जो कि पहला संविधान संशोधन के तहत ये 1951 में जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि से संबंधित है, क्योंकि जमींदारी प्रथा का समाप्त करने के लिए, भूमि सुधार के लिए ये पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। और उस तब जाके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उस टाइम 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अब 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है दल बदल से। अब हम 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 11वीं अनुसूची जो है 1952 के 73वीं संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और अब जानते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है नगर निगम से। यह 74वीं संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश अनुवर्ती, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व अनुचलन और श्वसन। प्रकाश की उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति कहलाती है प्रकाश अनुवर्ती। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए तो
क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, रूसी क्रांति में और जापानी क्रांति में। तो साथियों, दुनिया के मजदूर एक हो, यह जो नारा दिया गया था वो फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 8 मार्च 1917 से लेकर के 16 जून 1923 तक हुई थी। तो यह क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। किस कारण से हुई थी? रूस में उस टाइम था जार शासन। जार था स्वेच्छाचारी शासन था, जो कि जनता को और मजदूरों को बहुत ही बुरी हालत थी, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। तो किसानों और मजदूर एक हो गए और उन्होंने ये नारा दिया, दुनिया के मजदूर एक हो, और तब जाके ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यानी कि जूर से स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और इसका एक ही नारा था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ठीक है, चलिए। इस प्रकार का सूक्ष्म जीव किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो साथियों, टाइफाइड होता है किससे? तो टाइफाइड होता है एक जीवाणु से। तो यहाँ पर हम विषाणु के बारे में जानते हैं। विषाणु से होता है एडिस, जो कि HIV नामक विषाणु से एडिस होती है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? जैसे प्रोटोजोआ से पेचिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, ये जो है प्रोटोजोआ से होते हैं। कवक क्या होता है? साथियों, कवक होता है अपमार्जक। कवक का जो प्रयोग किया जाता है अपमार्जक के रूप में। तो ये जो है कि इसमें प्रोटीन और विटामिन इसमें पाए जाते हैं, और कवक के संक्रमण से होता है एलर्जी, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये सब कवक के होते हैं। तो अक्सर पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। चिकन पॉक्स प्रोटोजोआ से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। R.K. लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? संगीतकार, भित्तिचित्र, कार्टून और फिल्म। R.K. लक्ष्मण हैं प्रसिद्ध कार्टून। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टून अच्छे कार्टून बनाते थे। और प्रसिद्ध जो एक अच्छा क्वेश्चन आता है, चित्रकार कौन थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार थे राजा रवि शर्मा। तो प्रसिद्ध चित्रकार थे जो कि भित्ति चित्र बनाते थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार अपनी आय व्यय का ब्यौरा क्या कहलाता है? बजट, राजस्व, कर और पूंजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर बजट। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। नालंदा किस धर्म का प्राचीन स्थल है? ईसाई धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और सिख धर्म का। नालंदा है किसका? बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध शुद्धोधन के पुत्र थे। और जैन धर्म महावीर स्वामी। किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं।
निम्न में से किस पार्श्व गायिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, लता मुगदल। तो साथियों इसका राइट आंसर है पार्श्व गायिका को भारत रत्न मिला है, लता मंगेशकर को मिला है। और जो आशा भोसले हैं वो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। ये भी पार्श्व गायिका ही हैं जिन्होंने करीब करीब 16,000 गाने लिखे हैं और गाए भी हैं। और लगभग इनको 2002 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। किसको? आशा भोसले को। और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते। मालगुडी डेज किसकी रचना है? शशि थरूर, B.S. नैयपॉल, R.K. नारायण और विक्रम सेठ। तो मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सी, R.K. नारायण। R.K. नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? यमुना नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम बैठते हैं तो पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद सही जो उत्तर होता है उस पर टिक करें। तो जैसे कि यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है कि नहीं को हम पढ़ नहीं पाते हैं तो और गलती कर जाते हैं। तो ऑप्शन ए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो यमुना नदी कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो गुजरात से होकर नहीं बहती है। और साथ ही चलिए, यमुना नदी जो है यो यमुनोत्री उत्तरकाशी से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है। और ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जैसे कि यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं साथियों चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये जो हैं यमुना नदी की सहायक हैं, सिंध, बेतवा, केन, चंबल। और यमुना नदी के जो तट पर बसे हुए जो शहर हैं वो है दिल्ली, आगरा, इटावा, हमीरपुर, प्रयागराज। ये जो हैं यमुना नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। और ये जो बहती है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल, महामारी और वित्तीय आपातकाल। तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। तो कम कब किया जा सकता है साथियों? जब राष्ट्र का आपातकाल लगेगा तब ये कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका सही है। तो और साथियों यहाँ पर हम एक बात करना चाहते हैं, चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं। तो राष्ट्र जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और राज्य का जो आपातकाल है वो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भारत में 3 बार लग चुका है। पहला लगा था 1962 में, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद 1971 में लगा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। एक बार 1975 में लगा है जो कि आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था। हमारे देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, उस टाइम ये लगा था 1975 में। अब डिस्कशन करते हैं राज्य आपातकाल के बारे में। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और अब तक ये साथियों लगभग 13 राज्यों में लग चुका है। सबसे पहले ये लगा था 1951 में पंजाब में। सबसे अधिक बार जो लगा है वो लगा है यूपी में 10 बार। और वित्तीय आपातकाल
अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तो साथियों, आज की मेरी क्लास यही ख़त्म होती है और मैंने इसमें 23 क्वेश्चन रखे हुए थे और जो 2 क्वेश्चन थे वो उस टाइम के करंट के क्वेश्चन रहे थे, इसलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया है। ये क्वेश्चन पेपर है वो पिछले पेपरों से लिया गया है। तो मेरे साथियों, मेरा एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।